डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सब जानते हैं कल हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 सूचकांक इंडेक्स नंबर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जाना कि चरों और चरों के समूह में जो परिवर्तन आता है उसे हम सूचकांक कहते हैं। सूचकांक की फिर हमने पढ़ी विशेषताएं। सूचकांक सापेक्ष होता है, मतलब इसमें हम परसेंटेज को यूज़ करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा ये औसत में लिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आलू प्याज की कीमत 8% और 7% बढ़ी तो हम दोनों को जोड़ लेंगे और उनका औसत निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वस्तु जो है वो चरों में है। अगर एक वस्तु होती तो हम इसका प्रतिशत निकालते, लेकिन अब ये दो वस्तुएं हैं या वस्तुओं का समूह है तो हम इसमें औसत मान ही ज्ञात करते हैं। तीसरा हमने पढ़ा कि ये जो विशेष जो हम निकालते हैं सूचकांक में, ये लगभग की होती है, एक आइडिया लेने के लिए होती है। ये एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। फिर हमने पढ़ा कि सूचकांक कितने तरीके के होते हैं। तो मात्रा में होता है, कीमत के अनुसार होता है, आयात निर्यात सूचकांक होता है, उत्पादन के लिए सूचकांक होता है। तो हम इन सभी सूचकांकों में यही पढ़ते हैं कि अभी प्रचलित वर्ष में और आधार वर्ष में क्या परिवर्तन आया, मतलब गत वर्ष जो हमने आधार वर्ष बना रखा है उसमें, और जो प्रचलित वर्ष जो अभी चल रहा है वर्तमान में, उसमें कीमतों में कितना परिवर्तन आया, बढ़ी हैं, घटी हैं, और उससे हम डिसाइड करते हैं कि आगे अर्थव्यवस्था में किस तरीके से नीतियाँ बनानी है सरकार को, जो लोगों को समान रूप प्रदान कर सकें और लोगों को आगे बढ़ा सकें। फिर हमने पढ़ा था कि जो सूचकांक होते हैं उनको दो तरीके से मापा जाता है, जिसमें हमने एक सरल विधि पढ़ी थी। सरल विधि में हमने पढ़ा था सिग्मा P1 बटा सिग्मा P0 इंटू 100 पढ़ा था। इसका मतलब ये था कि P1 का मतलब था कि जो प्रचलित वर्ष की कीमतें हैं उन्हें शामिल करना, और जो आधार वर्ष की कीमतें हैं P0 उन्हें उसका भाग देकर और इंटू 100 से करना, जिससे हमें एक सरल जो सूचकांक है वो प्राप्त हो जाता था। और जितनी भी वैल्यू आई, जैसे वैल्यू आई 153 तो हम उसमें 100 माइनस करना है, तो 53% से हमारी वृद्धि हुई आधार वर्ष की तुलना में। फिर हमने पढ़ा था कि दो तरीके के होते हैं इसमें भी, एक होता है भारित और एक होता है अभारित। अभारित जो मैंने आपको ये बताया, ये सामूहिक विधि में सिग्मा P1 बाय सिग्मा P0 इंटू 100, तो इसको हम अभारित कहेंगे क्योंकि इसमें कोई भार नहीं है। और भारित वो होता है जिसमें हम मात्रा को भार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब मात्रा भी जब हमने आधार वर्ष और प्रचलित वर्ष की ली, तो मात्रा भी आधार वर्ष की और प्रचलित वर्ष की मानी जाएगी। तो आधार वर्ष की मात्रा है तो वो Q0, और आधार वर्ष की और प्रचलित वर्ष की मात्रा है तो वो है Q1। तो जब हम सिग्मा P1 P0 को Q0 से इंटू करेंगे तो हमें लेस पाई का सूचकांक मिलेगा, और जब Q1 से इंटू करेंगे तो हमें 500 का सूचकांक मिलेगा। ये कल मैंने आपको समझाया था। आज हमें पढ़ना है कि मूल्य अनुपातों की माध्य विधि क्या होती है, मेथड ऑफ एवरेजिंग रिलेटिव्स। जब केवल एक वस्तु हो तब कीमत सूचकांक वस्तु की वर्तमान अवधि की कीमत तथा आधार अवधि की कीमत पर अनुपात होता है। मतलब अगर हमारी एक ही वस्तु है तो हम कैसे निकालेंगे, इसने क्या बोला, तो वो क्या होता है कि हमारी जो प्रचलित कीमत होती है उस पर जो हमारी आधार कीमत होती है उसका अनुपात होता है, अगर एक वस्तु है तो। ठीक है, सामान्यतः इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। मूल्य अनुपातों की माध्य परिकलन विधि इस मूल्य अनुपातों के औसत या माध्य का प्रयोग तब करती है जब वस्तुएं अधिक होती हैं। मूल्य अनुपातों का प्रयोग करने वाले सूचकांक इसी प्रकार से होते हैं। मतलब अब इसका क्या करा मैंने जैसे आपको बताया ना, औसत निकाल लेते हैं। तो औसत कैसे निकाला, या तो आप एक एक वस्तु का निकालो, एक एक वस्तु का निकाल के फिर उसको जोड़कर औसत निकाल लो, या फिर आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर 5 वस्तु है तो n मतलब क्या हुआ 5, क्योंकि n का मतलब हम माध्य में पढ़ के आ चुके हैं। और फॉर्मूला अपना वही है, सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो जो आंसर आया उसको हम औसत से इंटू कर देंगे तो हमें सूचकांक प्राप्त हो जाएगा। यहाँ P1 तथा P0 क्रमशः वर्तमान अवधि और आधार अवधि में वस्तु की कीमतों को इंगित करता है। ये हमने अपन पढ़ के आए हैं पहले कि P1 का मतलब प्रचलित वर्ष की कीमतें और P0 का मतलब आधार वर्ष की कीमतें।
अनुपात P1 बटा P0 इंटू 100 को वस्तु या मूल्य अनुपात भी कहा जाता है। और इसमें हमने सिग्मा नहीं लगाया, सिर्फ क्या लिखा है P1 बटा P0। इसका मतलब एक वस्तु की कीमत। अगर सिग्मा लगाते हैं तो सभी वस्तुओं की कीमत इसमें शामिल होती है। यहाँ n वस्तुओं की संख्या है, तो हमने देखी कैसे निकाला, P0 1/4। अब वो 1/4 और ये एग्जाम्पल कहाँ से आया, तो हमने पीछे एक टेबल, ये कहाँ से आया आपका, तो देखिए हमने पीछे एक टेबल देखी थी, यही रही वो टेबल। अब इसमें क्या बताया 1 - 1/n, तो इसमें भी कितनी वस्तुएं, 4 वस्तुएं। तो हमने कितनी वस्तुएं ले ली यहाँ पर, हमने यहाँ पर 4 वस्तुएं ले ली। देखिए 1/4। फिर है 4/2, 6/5, 5/4 और 3/2। ये कहाँ से आया, तो ये जो टेबल दे रखी थी, देखो 4/2, 6/5, 5/4 और 3/2। ये हमने क्या करा, प्रचलित कीमत बटा आधार कीमत को लिख दिया और उसको इंटू कर दिया 100 से। इस तरह से वस्तुओं की कीमत में 49% की वृद्धि पाई गई। 49 की क्यों, क्योंकि वृद्धि कितने की है, देखिए वृद्धि कितने की आई अपनी, वृद्धि आई अपनी 149 की। और मैंने आपको कहा है कि 100 को हम आधार तरीके से मान के चलते हैं, एक बेस मान के चलते हैं, तो 100 उसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 49% की वृद्धि होगी। मूल्य अनुपातों का भारित सूचकांक भारित समांतर माध्य होता है, जिसे इस प्रकार में परिभाषित किया जाता है। अब ये जो हमने सूचकांक निकाला, ये तो एक सिंपल था। अब भारित सूचकांक निकालेंगे, तो भारित कैसे, कि हमने W1 को क्या मान, WI को क्या मान लिया, हमने वेट मान लिया, और वही निकालेंगे P1 बटा P0 इंटू 100, और W1 से इनको इंटू कर देंगे, और डिवाइड में लेके WI से इसको डिवाइड कर देंगे, जितना बाहर का सिग्मा में आएगा उसको। जैसे अब आगे हम देखेंगे, मैं आपको बताती हूँ फॉर्मूले को। भारित मूल्य अनुपात सूचकांक में भारों का निर्धारण आधार वर्ष में कुल व्यय में उन पर किए गए व्यय का अनुपात अथवा प्रतिशत द्वारा किया जाता है। मतलब जितना भी हम वस्तुओं पे खर्च करते हैं, कुछ वस्तुएं ऐसे होती हैं जिन पर हम ज़्यादा खर्च करते हैं तो उन पर भार ज़्यादा दिया जाता है, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको हम कम खर्च करते हैं, व्यय कम करते हैं उन पर, उनको खरीदते कम है तो उनका भार जो होता है वो कम होता है। ये वर्तमान अवधि के लिए भी हो सकता है, जो प्रयोग किए गए सूत्र पर निर्भर करता है। अनिवार्यतः ये कुल व्यय में विभिन्न वस्तुओं पर किए गए व्यय के मूल्यांश होते हैं। सामान्यतः आधार अवधि भार को वर्तमान अवधि भार की अपेक्षा अधिक वरीयता दी जाती है। मतलब आधार अवधि जो भार होता है उसको हम ज़्यादा वरीयता देंगे, मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे किसकी तुलना में, जो प्रचलित अवधि भार की तुलना में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रतिवर्ष भार का अपरिक्रमण असुविधाजनक होता है। ये वस्तुओं की विभिन्न टोकरियों के परिवर्तित मूल्यों को भी दर्शाता है। ये तुलना योग्य नहीं होती। तो उदाहरण 3 भारित कीमत सूचकांक के परिकलन के लिए आवश्यक सूचना की जानकारी देता है। मतलब हम इसमें आधार वर्ष को इससे लगते हैं क्योंकि प्रचलित वर्ष में जो भी परिवर्तन आते हैं वो तेजी से आते हैं। प्रचलित वर्ष एक ज़रूरी नहीं है एक सामान्य वर्ष हो, आधार वर्ष तो हम मान के चलते हैं कि सामान्य वर्ष है, इसलिए हम तुलना जो आसान हो जाती है हमारी, और एक तुलना हमें चाहे वो सही योग्य नहीं दे पाए लेकिन एक लगभग एक अप्रॉक्स वैल्यू दे देती है कि हमके परिवर्तन कितना पाया जा रहा है आधार और प्रचलित में। तो उदाहरण 3 भारित मूल्य अनुपातों की कीमत सूचकांक का परिकलन कैसे करें। अब देखिए ये बाहर है W, मतलब ये अपना हो गया W परसेंट में, ये अपना आधार वर्ष हो गया, ठीक है, आधार के वर्ष कीमत हो गया, मतलब ये हमारा क्या कहलाएगा P0, ठीक है, ये अपना हो गया P1 और ये अपना हो गया मूल्य अनुपात, ये आपको दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, अब अपना फॉर्मूला क्या है सिग्मा n, तो इसने क्या करा, इसने पूरे फॉर्मूले को लिया। अब ये जो मूल्य अनुपात निकला ये हम पहले निकाल के आए, P1 बटा P0 से निकल जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, W और जो मूल्य अनुपात है इसको इंटू कर देंगे। देखिए 40 × 200 प्लस 30 × 120, 20 × 125 और 10 × 150, और डिवाइड किसे कर दिया, जो हमारा W है, W का जो सिग्मा है ये मिलाकर हो गया आपका 100, ये आपका 100 हो गया। इससे हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो हमारा आंसर कितना है 156। 100 वैसे ही माइनस कर देंगे तो कितने की बढ़ोतरी आई, 56% की बढ़ोतरी दिखाई गई। अब भारित कीमत सूचकांक तथा भारित कीमत सूचकांक में मानों में अंतर आता है। क्यों अंतर आता है, देखिए पहले वाले में कितना भार आया था आपका, पहले वाले में 149 का भार आया था, 159,
और अब कितना बाहर आया, अब आया अपना 156। दोनों में अंतर है, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि बाहर जो हैं वो हम ज़्यादा लगाते हैं, और जो कि हम उन्हीं वस्तुओं पे लगाते हैं जो वस्तुएं कैसी होती हैं, जो ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती हैं। भारत के अधिक वृद्धि उदाहरण 3 में अति महत्वपूर्ण है, दुगना होने के कारण है। क्यों दुगनी हुई है? क्योंकि उसमें हमने कर रखा था, हमने क्या बात की थी कि जिस पर हम ज़्यादा खर्चा करेंगे उसको बाहर ज़्यादा देंगे, और जिस पर हम कम खर्चा करेंगे उसको बाहर कम देंगे। इस कारण से जो भारत सूचकांक है उसका मूल्य अधिक होता है सिंपल या अभारित सूचकांक की तुलना में। कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक। उपभोक्ता कीमत सूचकांक सीपीआई। सीपीआई जो होता है वो महंगाई को या मुद्रास्फीति को मापने में कार्य में लिया जाता है अब, और इसका आधार वर्ष 2012 है। इसमें करीबन अगर देखा जाए तो 300 से ज़्यादा जो वस्तु हैं और सेवाएं हैं उनको शामिल किया गया है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक को निर्यात सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है। ये खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापा जाता है। ये खुदरा बाजार होता है उसकी कीमतों में एक होता है थोक बाजार, एक होता है खुदरा बाजार। थोक बाजार जैसे हम कहीं भी बहुत सारी चीज़ें कहीं एक जगह से मिल रही हो हमें, और वहाँ जाके हम खरीदते हैं, जो हमें बंडल में मिलता है एक पूरे पाइल में, मतलब बहुत सारे इकट्ठा जो हमें सामान मिलता है, वहाँ पे जब लेते हैं तो उसे थोक बाजार कहते हैं। और एक होता है खुदरा बाजार जो हमें प्राप्त होता है, जैसे हम दुकानों से सामान लेते हैं, मॉल से सामान लेते हैं, वो सब किस में आएगा? वो सब खुदरा बाजार में शामिल किया जाएगा। ये खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। निम्नलिखित वक्तव्य पर ध्यान दीजिए कि दिसंबर 2014 में उपभोक्ता कीमत सूचकांक सीपीआई 277 2001 आधार वर्ष था, तब 100 मानते हैं हम आधार वर्ष को। इस कथन का अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय ये है कि यदि एक औद्योगिक श्रमिक वस्तुओं की विशेष टोकरी पर 2001 में 100 रुपये व्यय कर रहा है, तो उसे दिसंबर 2014 में 14-15 में उसी प्रकार की वस्तुओं पर टोकरी खरीदने के लिए 277 रुपये की आवश्यकता होगी। मतलब 2001 में तो दाम जितना था उसके अनुसार उसे 100 रुपये पे करता था, लेकिन आज वो वही सामान अगर खरीदेगा, वही टोकरी जो है, टोकरी वही है, बास्केट वही है जिसमें वो वस्तु वो पहले खरीदता था, तो वो 100 रुपये में आती थी, लेकिन अब 277 रुपये में आती है। ये आवश्यकता नहीं है ये टोकरी खरीदे, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि उसके पास उसे खरीद पाने के लिए कितनी क्षमता है या फिर नहीं है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उदाहरण 4, उपभोक्ता कीमत सूचकांक की रचना। तो कैसे होती है रचना? सीपीआई सिग्मा WR/W करते हैं। WR/W कैसे करते हैं? W तो बाहर हो गया अपना, और R कैसे निकालते हैं? P1/P0 जो हमारा फॉर्मूला है उससे, और सिग्मा W आपको मालूम है बाहर को हम डिवाइड कर देते हैं। एक मिनट, ये देखिए, ये जैसे इसने करा, W लिया अपन ने, पहले वाली टेबल में लिया था, ठीक है। फिर आधार अवधि कीमत है, आधार अवधि कीमत कब की हो गई? P0, ये क्या हो गया? P1, ठीक है। उसके बाद P1/P0 हम इंटू 100 क्या कहलाएगा? R कहलाएगा, और W और R को हम इंटू कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए, अगर अपन P1/P0 मतलब कितना है? 145/150 करते हैं, 145/150, तो आंसर अपना आएगा 0.96। इसको इंटू कर देंगे 100 से, तो आंसर आएगा 96.67। और जब हम इस 96.67 को 35 से इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर ये आएगा जो इसमें दे रखा है, 3883.45 पैसा। 45 दे रखा है वो आएगा, ठीक है। फिर हम इसको जोड़ देंगे तो ये सिग्मा WR हो जाएगा, और जब हम इसको जोड़ देंगे तो ये सिग्मा W हो जाएगा, और फिर इसमें भाग दे देंगे और 100 से इंटू कर देंगे, जैसे इसमें दिखा रखा है, ये देखिए, ये रहा। तो आंसर कितना आएगा? 97.86 हमारा आंसर आएगा। ये उदाहरण प्रदर्शित करता है कि जीवन निर्वाह की कीमत में 2.14% की गिरावट आई है। मतलब 100 से मानते हैं ना, तो 2.14% की गिरावट आई है। 100 से अधिक का सूचकांक क्या संकेत देता है? इसका अर्थ होता है कि निर्वाह लागत में वृद्धि, मजदूरी एवं वेतन में ऊपरीमुखी समायोजन की आवश्यकता है। ये वृद्धि इतने प्रतिशत की होनी चाहिए जितना ये सूचकांक 100 से अधिक होता है। यदि सूचकांक 150 है तो 50% ऊपरमुखी समायोजन की आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि कर्मचारियों का वेतन 50% वृद्धि की जानी चाहिए। तो अगर 100 से कम है तो उसमें हमें वृद्धि नहीं हुई है, उसमें गिरावट आई है, तो हमें कोशिश करना है कि रोजगार वगैरह को बढ़ाना है। और अगर
100 से अधिक है तो वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है, तो लोगों तो है ना, जो कर्मचारी हैं, चाहे वो राजकीय हो चाहे वो केंद्रीय हो, या जिनको भी महंगाई भत्ता मिलता है उस महंगाई भत्ते में वृद्धि करना बताता है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक। भारत में राजकीय समस्याओं एजेंसी द्वारा बड़ी संख्या में उपभोक्ता कीमत सूचकांक की रचना की जाती है। उसमें से कुछ निम्न प्रकार के औद्योगिक श्रमिक के लिए उपभोक्ता कीमत, मतलब इसको हमने 5 में भाग दे दिया, 5 में इसको डिवाइड कर दिया सीपीआई को। तो जो सीपीआई है वो भी अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग काम करते हैं, उनका अलग अलग जीवन स्तर होता है, क्योंकि उनकी सैलरी अलग अलग है, अलग अलग व्यय करते हैं, अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं, तो सबका एक अलग तरीका है। तो इसको हमने एक साथ ना लेकर, ये तो जनरल में बताया मैंने आपको, इसको हमने एक साथ ना लेकर अलग अलग बांट दिया। जैसे एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए अलग बांटा, इन औद्योगिक क्षेत्र में जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए अलग है, ग्रामीण में जो काम करते हैं उनके लिए अलग है, शहरों में जो काम करते हैं उनके लिए अलग है, और ग्रामीण और शहरों को दोनों को मिलाकर है वो अलग है। तो सबसे पुराना जो आधार वर्ष है वो हमारे एग्रीकल्चर वर्कर वाले सूचकांक का ही होता है। चलिए पढ़ते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक आधार वर्ष ये 2001 मई 2017 में सूचकांक का मूल्य 278 था। मतलब ये जो इसमें आधार वर्ष दे रखा है ये पुराना है, अब आधार वर्ष बदल गया है, ठीक है। अब आधार वर्ष 11-12 है, लेकिन कुछ सूचकांक जो इसमें है उनका आधार वर्ष अभी भी 1986-87 है, और कई ऐसे भी हैं जिनका आधार वर्ष 2012 भी है, ठीक है। कृषि श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता कीमत सूचकांक आधार वर्ष अभी भी इसका आधार वर्ष 86-87 ही रह गया है। मई 2017 में इसका मूल्य 872 था। ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता कीमत सूचकांक आधार वर्ष 86-87 मई 2017 में इस मूल्य 878 था, अभी भी इसका यही सूचकांक है। अखिल भारतीय ग्रामीण उपभोक्ता सूचकांक आधार वर्ष 2012 मई 2017 में इसका मूल्य 133.3 था, अभी भी यही सूचकांक का आधार वर्ष है। अखिल भारतीय शहरी उपभोक्ता कीमत सूचकांक आधार वर्ष 2012 मई 2017 में इसका मूल्य 129.3 था, अभी भी इसका यही आधार वर्ष है। और अखिल भारतीय उपभोक्ता कीमत सूचकांक आधार वर्ष 12 मई 2017 में इस सूचकांक का मूल्य 131.4 था, अभी भी इसका यही आधार वर्ष पाया जाता है। तो हमने जो उपभोक्ता सूचकांक लिया, कीमत सूचकांक लिया, उनको हमने 5 में बांट दिया। पहला आप याद करने के लिए याद रखें कि पहला एग्रीकल्चर आता है, तो एग्रीकल्चर श्रमिकों में, दूसरा औद्योगिक श्रमिकों में, तीसरा शहरों में, चौथा ग्रामीणों में, और पांचवा दोनों को एक साथ। इनके अतिरिक्त ये सूचकांक राज्य स्तर पर भी उपलब्ध है। उपरोक्त प्रत्येक सूचनाओं की रचना में प्रयुक्त विस्तृत रीतियों अलग अलग हैं। इस ब्यूरो में इस स्तर पर जाना आवश्यक नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक अखिल भारतीय संयुक्त उपभोक्ता कीमत सूचकांक को कीमतों में परिवर्तन के मुख्य मापक के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब जो आरबीआई है वो बताती है कि महंगाई कितनी है, तो वो उस महंगाई को बताने के लिए वो इसको अलग अलग तरीके से प्रयोग में लेती है। इसी सूचकांक के विषय में कुछ विस्तृत जानकारी आवश्यक है। अब इस सूचकांक को 2012-100 के आधार पर बनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार इसमें अनेक सुधार किए गए हैं। संशोधित संख्या के लिए मदों को बास्केट, भारांक और चित्रों को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण नेशनल सैंपल सर्वे के 68वें मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड MMRP समंकों का प्रयोग को तैयार किया गया है। देखिए मैं आपको पहले समझाती हूँ कि क्या है। जब हम CPI मापते थे तो पहले हम जो CPI लेते हैं, CPI को अलग अलग तरीके से मापते हैं। पहले एक होता है URP, ठीक है, एक होता है MRP, और अब ये आया है तो उसका है MMRP। इसका क्या मतलब होता है? URP का मतलब होता है कि जितने भी हमने वस्तुओं और सेवाएं इसमें शामिल करी है उसका हम आकलन 30 दिन का करेंगे। MRP का मतलब है कि इसमें अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें हैं, अलग अलग वस्तुएं और शामिल कर फिर उसका आकलन करेंगे, वो भी 30 दिन के लिए करेंंगे, ठीक है, या 365 दिन के लिए करेंगे, ठीक है। और इसमें है कि इसमें भी अब वृद्धि बढ़ा दी गई है और इसको भी कितना कर दिया गया, 365 की जगह अब इसको कर दिया कि 7 साल में 7 साल में जो भी वृद्धि आई है या जो भी परिवर्तन आए उसका हम आकलन करेंगे। तो URP में कितने टाइम का है? 30 दिन का। MRP में कितने टाइम का है? 365, मतलब 1 साल का, सॉरी। और MMRP में पिछले 60 वर्षों का।
मुख्य समूह भार ये दे रखे हैं और प्रतिशत दे रखे हैं अलग अलग। इसमें क्या क्या शामिल है? खाद्य एवं पेय, पान, तंबाकू, मादक पदार्थ, कपड़े तथा जूते, आवास, ईंधन एवं प्रकाश और साथ के साथ विविध जो भी और बचा है वो सब इसमें शामिल कर दिया जाता है। और इन सूचकांकों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ होती है? आर्थिक सर्वेक्षण में हमको दिया जाता है, चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा हो या फिर एक होता है आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, जो बजट से पहले आता है, और एक होता है आर्थिक रिव्यू जो राजस्थान का होता है, एक स्टेट का होता है उसे हम रिव्यू कहते हैं, और जो इंडिया लेवल पे होता है उसको हम सर्वे कहते हैं। समंकों को प्रत्येक उप समूह तथा प्रमुख समूह में होने वाले प्रतिवर्ष परिवर्तन की दर से ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार इस समंकों में हम ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी कीमत बढ़ रही है और मुद्रास्फीति में अपना योगदान दे रही है। अब मुद्रास्फीति क्या होता है? मुद्रास्फीति मतलब मुद्रा में तेजी, और मुद्रा मतलब कीमत, जो वस्तुओं की कीमत होता है उनमें जो तेजी आती है उसे हम मुद्रास्फीति का नाम देते हैं, जिसे हम दूसरा नाम महंगाई भी है। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, वही है जो प्राइस इंडेक्स फॉर फूड एंड बेवरेजेस होता है, सिवाय इसके कि इसमें मादक पेय और निर्मित भोजन, स्नैक्स, मिठाइयाँ सम्मिलित नहीं होती। मतलब जो हमारा प्राइस इंडेक्स फॉर फूड है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर फूड है, इसमें सिर्फ फूड आइटम्स होते हैं। बेवरेजेस मतलब कॉफ़ी, चाय वगैरह, और इसमें तम्बाकू और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इसमें शामिल नहीं होती। अगर उनको हटा दिया जाए, मिठाई वगैरह को, तो हमें सिर्फ कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स प्राप्त होता है। अब है थोक कीमत सूचकांक। थोक कीमत सूचकांक इसका आधार वर्ष 2011-12 है और सीपीआई का आधार वर्ष 2012 है। थोक कीमत सूचकांक सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का संकेत होता है, लेकिन सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों मैंने आपको आधार वर्ष दोनों के बता दिए। इसका अंतर हम पहले थोक सूचकांक हम पढ़ लेते हैं, फिर इसका हम अंतर करेंगे। उपभोक्ता कीमत सूचकांक के विपरीत इसके लिए कोई सदैव उपभोक्ता श्रेणी नहीं होती। इसके अंतर्गत ऐसे मद शामिल नहीं होते जो सेवा के संबंधित हो, जैसे नाई के प्रभार, मरम्मत आदि। इस कथन में क्या ये अभिप्राय है कि थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2004-05, अब 11-12 हो गया, अक्टूबर 2014 में 253 था। इसका ये अर्थ है कि इस अवधि में सामान्य कीमत स्तर में 153% की वृद्धि होती है। अब थोक मूल्य सूचकांक 2011-12 को आधार मानकर प्रकट किया जा रहा है। मई 2017 के लिए ये सूचकांक 112.8 था। ये सूचकांक थोक स्तर पर प्रचलित मूल्यों का प्रयोग करता था। वस्तुओं को केवल कीमतों को सम्मिलित किया जाता है। प्रमुख वस्तुएं, प्रकार और उनके भार निम्नलिखित हैं। प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन एवं शक्ति, विनिर्माण वस्तुएं और समस्त वस्तुएं, हेडलाइन मुद्रास्फीति, डब्ल्यूपीआई खाद्य अनुसूची। सामान्यतः थोक मूल्य शीघ्रता से उपलब्ध हो जाते हैं। समग्र वस्तु मुद्रास्फीति दर, ऑल कमोडिटी इन्फ्लेशन रेट को सामान्यतः हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब होता है इसमें सब वस्तुएं, ईंधन, ये सब शामिल हो तो वो हेडलाइन होता है। कभी खाद्य वस्तुओं पर अधिक जोर होता है जो कुल भार का 24.23% है। इस खाद्य सूचकांक को प्राथमिक वस्तु समूह को खाद्य वस्तु तथा विनिर्माण उत्पादन समूह की खाद्य वस्तुओं को तैयार किया जाता है। कुछ अर्थशास्त्री विनिर्मित माल, खाद्य पदार्थ एवं ईंधन को छोड़कर के थोक मूल्य पर जोर देना चाहते हैं तो उसे कोर इन्फ्लेशन का अद्यतन कहते हैं, जिसका थोक मूल्य सूचकांक के भारों में लाभ का 55% भाग है। कहने का मतलब ये है कि आपने ये सूचकांक देखा, इसमें प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और शक्ति, विनिर्माण की वस्तुएं हैं। विनिर्माण जो है वो हमारा सेवा क्षेत्र में भी आता है और औद्योगिक क्षेत्र में भी आता है, लेकिन हम इसे यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में मान रहे हैं, ठीक है। और प्राथमिक वस्तुएं जो हमारी एग्रीकल्चर से मिलती है, साथ में ईंधन, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, ये सब इसमें शामिल है, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम इन सबको शामिल करके जो इन्फ्लेशन निकालते हैं, जो हम मुद्रास्फीति बताते हैं, उसे कहते हैं हेडलाइन। लेकिन हम क्या करते हैं, हम से वो जो पदार्थ होते हैं, जो फ्यूल होते हैं, मतलब ये शक्ति वाले पदार्थ, ईंधन वगैरह होते हैं, इनको अगर हम हटा दें तो हमें क्या मिलेगा? कोर इन्फ्लेशन मिलेगा। कोर मुद्रास्फीति कहलाती है। अगर हम खाद्य पदार्थ और ईंधन को निकाल दें तो बाकी सबको लेंगे तो हमें क्या मिलेगी? कोर इन्फ्लेशन प्राप्त होगा। अब दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई,
तो WPI जो होता है उसका आधार वर्ष क्या है 11-12, CPI का आधार वर्ष क्या है 2012। फिर दूसरा जो WPI है उसमें सिर्फ वस्तुएं शामिल होती हैं, लेकिन CPI में वस्तु और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। WPI में ऐसा कोई भी वर्गीकरण नहीं किया गया कि कृषि वाले को कितना मुद्रास्फीति कैसे नापेंगे या औद्योगिक क्षेत्र में कैसे मापेंगे, लेकिन CPI में 5 तरीके से वर्गीकरण किया गया, जिसमें कृषि मजदूर, औद्योगिक मजदूर, शहरी लोग, ग्रामीण लोग और शहरी और ग्रामीण दोनों को शामिल किया गया, जिससे अलग अलग प्रकार से लोगों को बास्केट पे उन पे कितना भार पड़ रहा है, कितने पैसे उनके लग रहे हैं, कितनी महंगाई बढ़ रही है, इसका आकलन हम कर सकें। तो इसलिए अब CPI को ही मुद्रास्फीति के तौर पर मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है WPI के स्थान पे। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट आगे करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने आपको आज क्या क्या पढ़ाया। मैंने आपको आज पढ़ाया कि सूचकांक की 2 विधियाँ हैं, उसमें से पहली विधि हम कल पढ़ चुके थे। आज हमने दूसरी विधि पढ़ी थी जिसका नाम है मूल अनुपातों का माध्य विधि। तो मूल अनुपातों की माध्य विधि हमने पढ़ी कि हम क्या करेंगे कि जितने भी हमें अनुपात दे रखे हैं P1/P0, उसमें हम अगर माध्य कर दें, लगा दें, तो हमें एक सिंपल अनुपात विधि मिलेगी। लेकिन अगर हम उसमें बाहर का प्रयोग कर लें तो हमें भारत अनुपात में आंसर प्राप्त होगा, जो मैंने आपको निकालना सिखा दिया। फिर हमने पढ़ा कि कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक होते हैं, जिसमें हमने CPI और WPI के बारे में जाना। अब कल हम इसमें आगे का पढ़ेंगे, जिसमें हमारे चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि नीति निर्माण में या किस प्रकार में ये सूचकांक कार्य देते हैं, साथ में इनमें क्या क्या ऐसी लिमिटेशंस हैं, क्या सीमाएं हैं जिसके कारण हम सूचकांक को एक गुड मेजर के रूप में इंक्लूड नहीं कर सकते। इसमें एक फॉर्मूला है जो दे नहीं रखा, वो है फिशर का फॉर्मूला। फिशर जो है उन्होंने सूचकांक में जो फॉर्मूला दिया वो लेजरस्पाई और पार्शे का मिला जुला फॉर्मूला था। दोनों को मिला दिया और दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया, और इनका जो फॉर्मूला है उसको हम आइडियल फार्मूला की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि उनका जो फॉर्मूला है वो टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल 2 टेस्ट होते हैं उनसे निकला हुआ है। इसके बारे में मैंने आपको ज़्यादा इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपके क्लास के अनुसार इसमें आपको नहीं बताया गया है, लेकिन क्योंकि हमारा ये चैनल 11th क्लास को आगे प्रमोट करने के लिए, साथ के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनका बेस हमेशा NCERT होता है, इसलिए बनाया गया है। इसलिए मैंने आपको इसमें एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो दी है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें। थैंक यू सो मच।